Welcome to Geography. आज की इस गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो है भारत की पारिस्थितिक रूपरेखा, यानी इंडियाज इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। और आज हम उन दस्तावेजों और शोधों का विश्लेषण कर रहे हैं जो दिखाते हैं कि वन्य जीव और संरक्षण का ये जो पूरा आधुनिक अध्ययन है, वो असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। और इस चर्चा में शामिल होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देखिए ये विषय सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारे जीवन से जुड़ा है। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने श्रोताओं के साथ एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य साझा करना चाहता हूँ। मतलब भारत दुनिया के कुल भूमि क्षेत्रफल का महज 2.4% है ना, लेकिन वैश्विक जैव विविधता का 8% हिस्सा यहीं पाया जाता है। अरे वाह, 8%? हाँ, 8%, यानी लगभग 16 लाख ज्ञात प्रजातियां। और इससे भी बड़ी बात यह है कि शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जो प्रजातियां अभी तक खोजी ही नहीं गई हैं, उनकी संख्या इन 16 लाख से भी 2 या 3 गुना अधिक हो सकती है। ये संख्या वाकई विशाल है, लेकिन मैं कहूंगी कि इसे केवल एक आंकड़े की तरह देखना काफी नहीं होगा। इसे जीवन के एक बेहद जटिल और संवेदनशील जाल के रूप में समझा जाना चाहिए। मतलब जैसे लेप्चा लोक संगीत की एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, उसमें कहा गया है, ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें, मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। क्या बात है, ये तो बहुत ही काव्यात्मक है ना? और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये जीवन के जाल या जिसे हम वेब ऑफ लाइफ कहते हैं, उसे समझने का एक बहुत गहरा तरीका है। ये बताता है कि हम इंसान इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं है, बल्कि इस जाल का केवल एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ वनस्पति प्राथमिक उत्पादक है और जल, वायु, मृदा, सूक्ष्मजीवी, मानव और वन्य जीव, ये सब एक दूसरे पर बहुत गहराई से निर्भर हैं। तो मतलब आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है, वो यही समझना है कि भारत जैसे इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश ने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आखिर क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्योंकि अगर हम इस प्राकृतिक जाल की सुंदरता को समझ रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हमें संरक्षण के ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ी ही क्यों। वही तो, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम पतन के बिल्कुल कगार पर खड़े थे। हम खुद इस जाल को नष्ट कर रहे थे। तो आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। मतलब जब भी संरक्षण शब्द आता है तो लोग सोचते हैं कि ये सारी कवायद सिर्फ जानवरों को बचाने के लिए हो रही है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि संरक्षण केवल जानवरों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए है। देखिए, तेजी से हो रहे वनों और वन्यजीवों के विनाश के विपरीत संरक्षण हमें जीवन साधे संसाधन देता है, जैसे जल, वायु, मृदा। और शायद कृषि भी इसी पर निर्भर है। 100%। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संरक्षण से हमें बेहतर जनन के लिए आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है। हमारी पूरी कृषि और मछली पालन इसी संतुलन पर टिका हुआ है। अगर प्राकृतिक बैकअप खत्म हो गया तो हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ये तो बहुत डरावना है। और श्रोताओं को स्थिति की गंभीरता समझाने के लिए मैं यहाँ एक आंकड़ा देना चाहूंगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में 55,000 बाघ थे, जो घटकर केवल 1,827 रह गए। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था हमारे लिए। बिल्कुल। और इसे मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ। क्या आपने जेंगा टावर वाला गेम खेला है? हाँ, बिल्कुल खेला है, जिसमें से लकड़ी के ब्लॉक निकालते हैं। एकदम सही। तो अगर हम इस इकोसिस्टम को एक जेंगा टावर मान लें और बाघ वाले ब्लॉक को खींच लें, तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र रूपी टावर भरभरा कर गिर सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम सिर्फ इसलिए बाघों को बचा रहे हैं क्योंकि वे देखने में राजसी लगते हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, शीर्ष शिकारी या एपेक्स प्रेडेटर को हटाते ही जो होता है, उसे विज्ञान में ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं। शाकाहारी जानवरों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाती है, जिससे पूरे जंगल की वनस्पति खत्म होने लगती है। अच्छा, तो पूरा खाद्य चक्र ही चरमरा जाता है? हाँ, और बाघों की संख्या कम होने के पीछे मुख्य कारण पारंपरिक औषधियों के लिए होने वाला अवैध शिकार था। साथ ही आवासीय स्थलों का सिकुड़ना और जंगली उपजातियों यानी बाघों के भोजन की भारी कमी हो गई थी। तो जब ये जेंगा टावर गिरने के कगार पर था,
तब आखिर हमारी व्यवस्था ने क्या किया? मतलब सरकार की औपचारिक और कानूनी प्रतिक्रियाएं क्या रहीं? देखिए, जब संकट इतना बड़ा हो तो कानूनी ढाल की जरूरत पड़ती है, और ये ढाल बनी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। हाँ, ये तो संरक्षण के इतिहास का एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। इसके तहत पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर रक्षित जातियों की एक विस्तृत सूची बनी। बाघ, काला हिरण, चिंकारा, हिम तेंदुआ और गैंडा, इन सब के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। और तो और जंगली जीवों के व्यापार पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई। और इसके ठीक एक साल बाद ही शायद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था ना? हाँ, एकदम सही कहा आपने। ये एक आपातकालीन हस्तक्षेप था। इस प्रोजेक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण रिजर्व बनाए गए, जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। हाँ, और राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस और केरल में पेरियार भी शायद इसी का हिस्सा थे। बिल्कुल, ये सभी इसी कोर बफर रणनीति के तहत स्थापित किए गए थे। अच्छा, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर हम स्रोतों को देखें तो समझ आता है कि संरक्षण का दायरा कैसे धीरे धीरे बढ़ा। 1970 के दशक में सिर्फ बड़े स्तनधारियों जैसे बाघ या हाथी पर ही पूरा ध्यान था, लेकिन फिर बदलाव आना शुरू हुआ। बिल्कुल 1980 और 86 में ना पहली बार सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों यानी बीटल्स और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित सूची में शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 1991 में पहली बार पौधों की 6 जातियों को भी इस संरक्षित सूची में रखा गया। तो मतलब अब संरक्षण सिर्फ किसी एक विशेष प्रजाति का नहीं हो रहा था, बल्कि संपूर्ण जैव विविधता का होने लगा था। एकदम सही। और इस पूरी कानूनी व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन ने भारत के वनों को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये 3 हिस्से कौन से थे? पहला है आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। भारत के आधे से अधिक वन क्षेत्र इसी में आते हैं। ये संरक्षण के लिए सबसे मूल्यवान है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, लगभग 75% वन क्षेत्र आरक्षित वनों का ही है। अच्छा, और बाकी 2 हिस्से? दूसरा है रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा इसमें आता है। जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब वगैरह में इनका मुख्य उद्देश्य इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाना है। समझ गया। और तीसरा है अवर्गीकृत वन या अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। इसमें बंजर या अन्य भूमि आती हैं, खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात में। और सबसे खास बात यह है कि ये स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में होते हैं। यहाँ से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि कागजों पर वनों को वर्गीकृत करना एक बात है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। असली रक्षा तो तब होती है जब जमीन पर रहने वाले लोग यानी समुदाय इसमें सीधे तौर पे शामिल हो। बिल्कुल, जब समुदाय रक्षक बन जाते हैं तब तस्वीर बदल जाती है। मैं आपको इसके 2 बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दूंगी। हाँ, बताइए ना। पहला उदाहरण राजस्थान के सरिस्का का है। वहां जंगल के बीच खनन कार्य हो रहा था, तो वहां के ग्रामीणों ने पता है क्या किया? उन्होंने उसी 1972 के वन्य जीव रक्षण अधिनियम का सहारा लिया और खनन कार्य बंद करवाने के लिए कानूनी संघर्ष किया। अरे वाह, मतलब उन्होंने कानून को ही अपना हथियार बना लिया। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण तो और भी कमाल का है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दिया। अच्छा, खुद ही सेंचुरी घोषित कर दी? हाँ, उन्होंने अपने स्वयं के नियम बनाए, शिकार पूरी तरह से वर्जित कर दिया और किसी भी बाहरी घुसपैठ को रोक दिया। उन्होंने किसी सरकारी आदेश का इंतजार नहीं किया। यह तो बहुत ही प्रेरक है। और जब हम समुदायों की बात कर ही रहे हैं तो मुझे हिमालय की पुकार यानी चिपको आंदोलन की याद आती है, जिसने पेड़ों की कटाई तो रोकी ही, साथ ही स्थानीय पौधों के साथ वनीकरण को भी सफल बनाया। और टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानिया भी तो है। हाँ, नवदानिया ने तो एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था। बिल्कुल, उन्होंने साबित किया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसलों का आर्थिक रूप से उत्पादन पूरी तरह संभव है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। मतलब तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि सरकारी वन विभाग पूरी तरह से विफल रहा और केवल गांव वाले ही जंगलों को बचा सकते हैं?
क्या यह एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाली बात नहीं है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक दूसरे का विरोध बिल्कुल नहीं है। देखिए, दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं और यही ताकतें हमें अगले और सबसे महत्वपूर्ण कदम की ओर ले जाती हैं। तो यह अगला कदम क्या है? यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जमीनी स्तर के ये जो आंदोलन है, ये रातों रात पैदा नहीं हुए हैं। ये सदियों पुरानी उस आस्था से उपजे हैं जो प्रकृति को पूजती आई है। आप पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी सेक्रेड ग्रोव्स की बात कर रही हैं। एकदम सही पहचाना। जनजातीय विश्वास ने वनों के कुछ हिस्सों को उनके मूल रूप में एकदम अछूता बचाकर रखा है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर की मुंडा और संथार जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं। हाँ, और मैंने पढ़ा है कि ओडिशा और बिहार में शादियों के दौरान इमली और आम के पेड़ों की भी पूजा होती है। बिल्कुल। और संपूर्ण भारतीय समाज में पीपल और वट वृक्ष तो सदियों से पवित्र माने जाते हैं। और इसी आस्था के कारण राजस्थान के बिश्नोई गांव में देखिए, वहां काला हिरण, नीलगाय और मोर समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। मतलब ये आस्था और परंपरा का एक बहुत ही गहरा नाता है। और अगर हम सरकार के कानून और समुदाय की इस आस्था को मिला दें तो ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप बन जाती है, जिसे शायद हम संयुक्त वन प्रबंधन या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। एकदम सही। जेएफएम की शुरुआत 1988 में ओडिशा राज्य से हुई थी। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसमें वन विभाग एक कानूनी ढांचा देता है और ग्राम स्तरीय संस्थाएं जमीनी सुरक्षा करती हैं। ये एक दो तरफा रास्ता है। अच्छा, तो इसमें स्थानीय समुदायों का क्या फायदा होता है? मतलब वो क्यों करेंगे ये सब? उन्हें लाभ के रूप में गैर इमारती वन उत्पाद मिलते हैं, जैसे शहद, फल, जड़ी बूटियां। और अगर संरक्षण सफल रहता है तो इमारती लकड़ी के लाभ में भी उन्हें हिस्सेदारी मिलती है। अरे वाह, ये तो वाकई एक शानदार मॉडल है। तो अगर मैं इसे समेटना चाहूं तो भारत का जो ये आधुनिक संरक्षण ब्लूप्रिंट है, ये असल में एक दोहरा इंजन यानी डबल इंजन है। बिल्कुल, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। है ना? एक तरफ तो हमारा औपचारिक कानून है, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, और दूसरी तरफ है हमारी सांस्कृतिक परंपरा, जैसे पवित्र झुरमुट, चिपको आंदोलन और ये संयुक्त वन प्रबंधन। और निष्कर्ष यही निकलता है कि विकास तभी मान्य और टिकाऊ है जब वो जनमानस पर केंद्रित हो और पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी हो। बिना स्थानीय लोगों के आप जंगलों को नहीं बचा सकते। क्या बात है, बहुत ही गहराई से समझाया आपने। तो आज के इस चर्चा में हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने लेप्चा लोकगीत से शुरुआत की और फिर देखा कि कैसे हम पतन के कगार पर पहुंचे, फिर आधुनिक कानूनों की बात हुई, समुदायों के संघर्ष को समझा और अंत में इस दोहरे इंजन वाले ब्लूप्रिंट तक पहुंचे। हाँ, और मुझे लगता है कि ये चर्चा हमारे श्रोताओं को एक नया नजरिया देगी। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल, बताइए। 487 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। माफ कीजिएगा, कोई मांग नहीं करता। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। बहुत ही मार्मिक विचार है ये। है ना? और इसी से मेरे मन में एक सवाल उठता है। हम इंसान आज खुद को प्रकृति का रक्षक मानकर ये ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, लेकिन क्या असल में ये प्रकृति ही नहीं है जो हमारी कुल्हाड़ियों और आधुनिक विकास के बावजूद अब तक हमें शांति से अपनी छाया दे रही है? क्या हमारे सारे आधुनिक कानून सिर्फ उस बात की एक बहुत देर से आई समझ है जिसे बुद्ध ने 2500 साल पहले ही समझ लिया था? हाँ, ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति और इसके इस बेहद जटिल जाल के प्रति अपनी समझ को ऐसे ही बढ़ाते रहें। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।